जब सदर एक ओहदेदार को बुलाता है तो आखिर उसके पास क्या जवाब है कि वो मुलाकात से इनकार कर दे। सदर के पास ये वाज़ेह इख्तियार है, खास तौर पर इलेक्शन के मामले में। मेरी भी राय यही है कि शायद सदर के पास अब इख्तियार बाकी नहीं रहा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि सदर जब किसी ओहदेदार को बुलाए तो वो ओहदेदार इस तरह इनकार कर दे और कहे कि जनाब मैं मुलाकात नहीं करूंगा, आपको खत लिख के जवाब दूंगा। आप यही खत जो है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सदर के पास तशरीफ ले जाएं और वहां पर जाकर उनकी खिदमत में पेश कर दें कि सर ये है जनाब सदर, ये है हमारे ख्याल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन बनती है, तो लिहाजा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। तो इस तरह सदर की ताजीम भी होगी। हमें डॉक्टर आरिफ अलवी से इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान के नज्म में, पाकिस्तान के इंतजाम और इंतराम में सदर की हैसियत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमारे इस तरह के आला ओहदेदार जब सदर से इनकार करने से गुरेज करेंगे तो आप दरअसल अपने नज्म के ऊपर क्वेश्चन लगा रहे हैं रियासत के। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिल्कुल चाहिए कि वो सदर के पास जाते और ये खत बिल्कुल 10 बस्ता जाके उनकी खिदमत में पेश कर देते, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमें सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है, अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो एक रिटायर्ड अफसर है। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सदर के दरमियान बात करनी चाहिए, ना कि डॉक्टर आरिफ अलवी और सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान। तो मैं समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इनकार नहीं करना चाहिए था और उन्हें सदर के पास तशरीफ ले जाते तो उनकी इज्जत में बिल्कुल कोई कमी ना आती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तर्ज अमल है वो पिछले 1.5 साल के अंदर कुछ इसी तरह का रहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल अप्रैल में जब सदर ने असेंबली तोड़ी थी और बाद में वो अदालत से बहाल हो गई थी, लेकिन सदर ने जब असेंबली तोड़ी तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था कि आप इलेक्शन की डेट दें। तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने अपने सरी जो इसके ऊपर जो फराइज आयद किए हैं दस्तूर ने, उनसे इनकार करते हुए सदर को खत लिख दिया कि जनाब हम 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये तो बिल्कुल एक सीधी आप यूं समझिए कि अपने दस्तूरी फराइज से रूगर्दानी थी। उसके बाद फिर जब 2 सूबों की असम्बलियां टूटी उस वक्त भी यही मामला हुआ। फिर पाकिस्तान उससे पहले यानी 2 सूबों की असम्बलियां टूटने से पहले ये हुआ कि पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के लोग थे, उन्होंने जब डिफेक्ट किया तो उसके बाद वो सीटें खाली हुई। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने एक अजीबोगरीब पोजीशन ले ली कि नहीं जी अब पहले वो 20 सीटों के इलेक्शन होंगे तो उसके बाद हम रीअरेंज करेंगे। हालांकि दस्तूर में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हम देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला, मैं इसको बदनीयती नहीं कह रहा, मैं समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब भी दस्तूर की तरफ देखते हैं या कानून की तरफ देखते हैं तो ऐसी तशरीह करते हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हो रहा होता है। तो क्या ये महज इत्तफाक है या कुछ और है? इसका जैसे आज सदर ने बुलाया है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई जवाब नहीं है कि वो सदर के पास ना जाए। उन्हें सदर के पास जाना चाहिए था और बेहतर होता कि यही खत और यही मौक़िफ़ जाके जुबानी सदर की खिदमत में पेश कर दिया जाता तो बात खत्म हो जाती। देखिए सदर के पास कोई इख्तियारात तो ज्यादा नहीं होते, यानी उसे हमेशा हुकूमत को एतमाद में लेके चलना पड़ता है। लेकिन कम से कम इस पर्टिकुलर केस में सदर ये कह सकते हैं कि आपका जो कंडक्ट है वो शायद ज्यादा मुनासिब नहीं है और फिर आप बज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस तरह तो नहीं हटाया जा सकता। लेकिन सदर का लिखा हुआ खत अगर कोई इसके जवाब में सदर लिखते हैं तो वो ना सिर्फ एक डिबेट का मौजू हो जाएगा बल्कि आने वाले दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए एज अ होल भी शायद ज्यादा मुश्किलात पैदा कर दे। निगरान हुकूमत जो है बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन के मातहत होती है। इलेक्शन कमीशन के मातहत जो इदारा है जो निगरान हुकूमत का है, खा वो काबीना है, खा वो वज़ीर आज़म है, तो ज़ाहिर है उसके पास तो बहुत ज्यादा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट करा सके। हाँ, जब अगर वो सदर के साथ यानी अगर वाकई जो निगरान हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने पर तुल जाती है तो फिर उसको सदर की सपोर्ट जो है उसके नतीजे में बहुत कुछ हो सकता है। तो अहम अभी तो देखना यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका रिएक्शन जो है इलेक्शन के हवाले से या उसका जो लाए अमल है वो कैसे सामने आता है। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने तो बिल्कुल इसको एक ऐसी जगह बना रखा है इलेक्शन कमीशन को कि जहां से सवाए प्रेस रिलीज के खबर ही बाहर नहीं आती। बेतरह की आप देख लीजिए कि हर रोज मजालिस बर्पा हो रही होती हैं और उनमें से बेशतर मजालिस जो है बगैर किसी फैसले के खत्म हो जाती। तो जब आपका इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में इंटरेस्टेड ना हो तो जाहिर है फिर पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त दस्तूरी बहरान है वो ज्यादा
زیادہ شدت اختیار کرتا چلا جائے گا۔ دنیا بھر کے جو سفارت خانے اسلام آباد میں ہیں وہ نظر رکھے ہوئے ہیں ہماری صورتحال کے اوپر، کیونکہ ہمارے ہاں جو صورتحال اب درپیش ہے ہمیں اس طرح کی صورت پہلے کبھی پیش نہیں آئی۔ مثلا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے کوئی الیکشن ڈیلے ہوئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو الیکشن کی ڈیلے کے بارے میں اتنا زیادہ ابہام پایا جائے جتنا کہ آج کل پایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام جو پاکستان کے اندر سفارتکار ہیں انہیں اس بات پہ پریشانی ہے کہ اگر دنیا نے پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو کس کے ساتھ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی دور رس معاہدہ کرنا ہے یا اس کا باقاعدہ طور پر ڈور ڈالنا ہے تو کیا نگران حکومت سے شروع کی جائے گی بات؟ کیا نگران حکومت کوئی اتنی لمبی ہے کہ جس کے ساتھ ہم ایک طویل مدت کا معاہدہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ظاہر ہے قومی اسمبلی بھی موجود نہیں ہے تو اس معاہدے کی اہمیت اور حیثیت کیا ہوگی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا کے لیے پریشان کن ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو امریکہ ہے، امریکن جب ملتے ہیں تو اب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی ہیں، اور آئی ایم ایف میں جو امریکہ ہے اس کی ایک غیر معمولی حیثیت ہے، بلکہ تقریباً اس کو ویٹو پاور کا درجہ حاصل ہے آئی ایم ایف میں بھی۔ تو آئی ایم ایف کے مفادات کا تحفظ بھی انہوں نے دیکھنا ہے، اور خاص طور پر امریکہ نے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اگر وہ انہیں پاکستان کا سسٹم کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل رہا ہوگا تو آئی ایم ایف ایک طرح سے ڈیل کرے گا، اور اگر اس الیکشن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان اٹھتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کا رویہ بھی بدل سکتا ہے۔